आज का अपना नया चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब तक का अपना चौथा चैप्टर बायो का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझना यह जरूरी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता क्या है। सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का वेल फंक्शनिंग करना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहलाता है। बट अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बात की जाए, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था हेल्थ के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके हिसाब से वो एक इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देता है। वो बोलता है कि ऑल एस्पेक्ट्स का प्रॉपर फंक्शनिंग करना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो चाहे या फिर फिजिकल कंडीशंस हो या फिर बॉडी की मेंटल कंडीशन हो, जैसे कि बिहेवियरल प्रॉब्लम हो गया, इमोशनल प्रॉब्लम हो गया, सोशल प्रॉब्लम हो गया, इन सारी चीजों का प्रॉपर फंक्शनिंग करना ही एक बेटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। मतलब इसका पूरा का पूरा कंसिडर या फिर पूरा का पूरा कंसिडर करना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी क्रिएट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स का होना जरूरी है। ठीक है, पहला फैक्टर जैसे कि ज्यादा से ज्यादा कपल्स को इनिशिएट करना जरूरी है एक स्मॉल फैमिली के साथ, कपल्स विथ ए स्मॉल फैमिली। नेक्स्ट आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी, मतलब जो भी ज्यादा डिलीवरीज हो वो ज्यादा से ज्यादा मेडिकली हो। मेडिकली होने से ये फायदा है कि उनमें जो खतरा रहता है, डेंजर, वो कम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाता है लोगों के बारे में, लोगों को इस सेक्स के बारे में मालूम होना चाहिए, तो एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन ये होना चाहिए। ये आ जाएगा एक हेल्दी सोसाइटी क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, ये आ जाएगा एक हेल्दी सोसाइटी मेंटेन करने में मदद करता है। अब जो भी मैथ्स है अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज के हिसाब से वो सारे के सारे क्लियर होना चाहिए एक बेटर सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि जो भी सेक्स रिलेटेड इश्यूज है, जो भी सेक्स रिलेटेड डिसीजेस हैं, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज लाइक एड्स, तो इन सब के बारे में प्रॉपर एजुकेशन लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, उनका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, नहीं तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये ही एक पूरा का पूरा एक रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट कर सकता है और यही एक स्ट्रेटजी मेंटेन कर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारी सोसाइटी में, दैट लोगों को इसके बारे में देर से पता चलता है। ठीक है, लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते। ठीक है, उनके पुराने विचार हैं, ये भी प्रॉब्लम है। और वो ज़्यादातर मैथ्स में बिलीव करते हैं, मैथ्स मतलब उल्टी सीधी बातों में ठीक है, पुरानी बातों में। तो वो सारी बातों को दूर करना ही सेक्स एजुकेशन का मेन काम है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं को क्या क्या अवेयरनेस क्रिएट किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। चलो अवेयरनेस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च की है पूरी के पूरी हेल्दी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। तो पहला आ जाता है अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया था। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चालू किया था। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ मेजर एक्सेप्टिव्स लेना जरूरी था कि लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जानकारी देना। बट जैसे ही ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ तो उस समय ये सक्सेसफुल उतना नहीं हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, और लोगों के बीच में उस समय मैथ्स भी बहुत ज़्यादा था। मैथ्स मतलब बोलेंगे तो एक उल्टे सीधे विचार बहुत ज़्यादा थे, गलत निर्णय, तो सेक्स के बारे में लोग बहुत ज़्यादा गलत सोचते थे। तो बाद में इसे इम्प्रूव किया गया एक नए एडवांस टेक्निक्स के साथ और बाद में इसे रीचर का नाम दिया गया, RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया 1997 में। 1997 में ये प्रोग्राम फिर से रीलॉन्च किया गया एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी के साथ। अब इस समय इसे
गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज दोनों ही संभालना चालू कर दी। इसके कारण इनका मेन इनिशिएटिव था कि लोगों तक एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करना था, मतलब सेक्सुअल एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड करना था। दूसरा, जो स्मॉल फैमिलीज हैं या फिर जो मैरिजेबल एज में कपल्स हैं, उनको भी एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, ताकि वो बर्थ कंट्रोल कर सकें। एक स्मॉल फैमिली को सपोर्ट भी करना था। जो लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज से परेशान थे तो उनको इलाज भी करवाना इसका गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी का उत्तरदायित्व था। चलो, तो रिसर्च बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। अब आता है नेक्स्ट हमारा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बाद सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन जो स्कूल्स में लागू किया गया, भाई स्कूल्स में लागू करने के कारण ये करेक्ट इन टाइम पे एडोलसेंस पीरियड पे एक करेक्ट टाइम पे या फिर बोल सकते हैं करेक्ट टाइम पे करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किया। क्योंकि ड्यूरिंग एडोलसेंस पीरियड के समय टीनेजर्स जैसे बड़े होते चलते हैं तो टीनेजिंग के पीरियड के वक्त उनमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो उस चेंजेस के बारे में उनको अगर पता होगा तो वो ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे, ठीक है, टेंस नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, एक जो भी मैथ्स अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज है तो उसको भी रिमूव करना सेक्स एजुकेशन का काम था। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करना सेक्स एजुकेशन का काम था, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी क्या टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं वो ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिस के वक्त, तो इन्हें क्या प्रोटेक्टिव क्या मेजर्स लेना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी देना सेक्स एजुकेशन का काम था। काम था क्या है ही, ये सारी है नहीं, था नहीं है, ठीक है। पांचवा आ जाता है कि इसका एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो भी डिफरेंट डिसीज जैसे कि एड्स हो गया, ठीक है, गोरेंटियल हाइरैप्स हो गया, ठीक है, इस तरह की जो डिसीजेस है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है, तो ऐसे डिसीज को रोकने के लिए प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं सेक्स एजुकेशन में। एडोलसेंस को अगर उनके से एडोलसेंस पीरियड पे ही ये सारी चीजें के बारे में मालूम होगा तो उनके जो अंदर मैथ्स रहेगा, उनके अंदर जो इसके बारे में गलत निर्णय रहेगा वो दूर हो सकेगा। तो एक प्रॉपर सेक्स एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया, ठीक है, जो अवेयरनेस क्रिएट करता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आता है मैरिजेबल कपल्स, ठीक है। मैरिजेबल कपल्स जो हैं, मतलब जो मैरिज्ड कपल हैं या फिर जो लोग मैरिज एज में हैं, ठीक है, जिनकी मैरिज एज पे हैं करीबन कितना 18 से लेकर 30 एज तक के वाले में ही मैरिज एज में, उससे बात तो सबका काम तमाम हो ही चुका है, ठीक है। तो जो मैरिजेबल एज ग्रुप में है या फिर जो मैरिज्ड कपल्ड हैं, तो उनको एक प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करना, दैट जैसे कि क्या क्या एजुकेशन प्रोवाइड करना, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करने का, ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स का इस्तेमाल, बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या क्या हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है उनको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग कितना ज़्यादा जरूरी है एक ग्रोइंग चाइल्ड के लिए, मतलब एक जो अभी न्यू बॉर्न चाइल्ड है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है कि भैया मेल एंड फीमेल में भेदभाव नहीं। देखो इंडिया में ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, मेल एंड फीमेल में भेदभाव किया जाता है। देखो इसमें ये माना जाता है कि एज कि वुमेन्स ही पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक गर्ल चाइल्ड को प्रोड्यूस करने पे, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि 100% कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, 100% मेल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसी चाइल्ड को जन्म देने के लिए, क्योंकि जो चाइल्ड का सेक्स होता है वो ट्रांसफर होता है या फिर डिसाइड होता है किसके पेरेंटियल के स्पर्म से, मतलब जो कि फादर का स्पर्म है उसके क्रोमोसोमल पैटर्न से डिसाइड होता है। तो भाई इसमें फीमेल्स का कोई दोष नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रॉपर एजुकेशन, क्या क्या पोस्चर मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के वक्त, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का प्रॉपर एजुकेशन देना जरूरी है एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट आता है पांचवा, सक्सेसफुल
सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान, मतलब जो भी एक्शन प्लान लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा, जैसे कि एसटीडी को रोकने के लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए, ठीक है, जो भी गलत काम करता है, तो ये सारी चीज़ों का ना एक स्ट्रिक्टली वे में एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्टली वे में उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस, जो भी मेडिकल इम्प्रूवमेंट है वो प्रॉपर लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो यही काम है भैया सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान, जो भी गवर्नमेंट लॉन्च की है या फिर जो भी टेक्निक्स इम्प्रूव की जा रही हैं, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को रोकने के लिए, तो प्रॉपर उनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट और आखिरी आता है स्टेशनरी बैन्स ऑन इम्यूनोसेंट्रीज। आप देखो इम्यूनोसेंट्रीज स्टेशनरी बैन, मतलब उनको मैं बोल रहा हूँ भैया स्टेशनरी बैन होना चाहिए इम्यूनोसेंट्रीज पे, ऐसा हुआ भी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। तो इम्यूनोसेंट्रीज होती क्या है, एक टाइप की ये एक टाइप का एक टेक्निक है, सिंपल बोल सकते हो, एक टाइप का टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है, एक टाइप का पेरेंटियल डायग्नोसिस टेक्निक है, जो कि किसके ऊपर बेस होता है, क्रोमोसोमल पैटर्न के ऊपर बेस होता है। अब इस पैटर्न का या क्रोमोसोमल पैटर्न का काम क्या है कि ये फ्यूटस से थोड़ा सा इम्यूनिटिकल फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है और उससे बहुत सारी चीजें पता करने में मदद करती है, जैसे कि कोई जो भी फ्यूटस है, ग्रोइंग फ्यूटस है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फर्स्ट, कोई क्रोमोसोमल डिसीज तो नहीं हो रही है, सेकेंड, ठीक है, कोई उसमें प्रॉपर ग्रोथ हो रही है कि नहीं, थर्ड, और चौथा कि क्या है सेक्स, क्या है मतलब क्या है सेक्स आइडेंटिफिकेशन जिसे बोला जाता है कि मेल चाइल्ड है, मेल फ्यूटस है कि फीमेल फ्यूटस है। तो ये जो आखिरी वाला है, इसी कारण से स्टेशनरी मतलब इसी कारण से इम्यूनोसेंट्रीज को बंद कर दिया गया है, इंडिया में बैन कर दिया गया है, क्योंकि कई जब जन्म लेने से पहले ही करीबन फ्यूटस की डेथ करवा दी जाती है, मतलब फ्यूटस को मरवा दिया जाता है, फीमेल फ्यूटस को मरवा दिया जाता है, इसीलिए ये स्टेशनरी बैन होना चाहिए, इम्यूनोसेंट्रीज को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है इंडिया में। स्टार्ट है, तो ठीक है, इम्यूनोसेंट्रीज पूरा का पूरा कंप्लीट। चलो, तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकती हैं एक हेल्दी सोसाइटी में। पहला एक बार फिर से डिस्कस कर रहे थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, इसका बेस्ट अभी जो वापस इसे इंप्रूव करके लॉन्च किया गया था, ये रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर डाल दिया गया है। नेक्स्ट है अपना सेक्स एजुकेशन, एडोलसेंस को एक करेक्ट टाइम पे करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही सेक्स एजुकेशन का काम है। थर्ड आता है मैरिजेबल कपल्स और जो भी मैरिजेबल एज ग्रुप में है उनको प्रॉपर एजुकेशन दिया जाना ही इसका मेन उद्देश्य है। फोर्थ आ जाएगा सक्सेसफुल इम्प्लीमेशन ऑफ एक्शन प्लान, जो भी गवर्नमेंट ने एसटीडी को रोकने के लिए एक्शन प्लान लॉन्च किए हैं वो सारे का सारा प्रॉपर वे में वर्क करें, इसका यही काम है भैया। पांचवा आता है स्टेशनरी बैन्स ऑन इम्यूनोसेंट्रीज, जैसे इम्यूनोसेंट्रीज जैसी जो दुकान होती है जो सेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है इम्यूनोसेंट्रीज से टेक्निक, ये क्रोमोसोमल टेक्निक, तो उन सब के ऊपर कड़ा से कड़ा क्या होना चाहिए, होता ही है भैया, कड़े से कड़ा क्या जुर्माना होना चाहिए, जेल होना चाहिए, ऐसा होता भी है। चल, तो बस आपके आसपास ऐसा कहीं दिखे तो आप जरूर पुलिस में खबर करो। चलो ये स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर सिंपल सा बोलें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन की साइज और ग्रोथ इंक्रीज करने को ही बोला जाता है, ग्रोथ करना ही पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कह रहता है, साइज और ग्रोथ इंक्रीज करना। करीबन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करीबन किन किन कारणों से होता है, पहला तो बोलूंगा तो ड्यू टू जो भी अपने पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनकी इंप्रूवमेंट के कारण। अब भैया जो बीमारी से लोग हैं वो मरा ही नहीं रहे हैं, तो भैया इसलिए पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पहला तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या आ जाएगा भैया कि डेथ रेट डिक्रीज होने के कारण। डेथ रेट डिक्रीज किस कारण से हुआ है, डेथ रेट डिक्रीज हुआ है मेडिकल फैसिलिटी की इंप्रूवमेंट के कारण। दूसरा आ जाता है कि एक बेटर इन्वायरमेंट के कारण, ठीक है, एक बेटर एजुकेशन सिस्टम के कारण भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, पॉपुलेशन में ग्रोथ आ रही है, ठीक है, लोग गड़बड़ी नहीं कर रहे हैं तो मरेंगे क्यों, ठीक है। चलो, और कौन कौन से कारण है, जैसे कि एमएमआर यानी एमएमआर आ जाता है, मॉर्टेनल मोलेटरी रेट के कारण डिक्लाइन होने के कारण, ठीक है। तो इसके बाद आईएमआर यानी आता है आईएमआर,
इन्फेंट मोलेटरी रेट, ठीक। तो ये सारी चीजों के कारण अपना जो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज है वो धीरे धीरे इंक्रीज करते जाता है। सबसे ज्यादा बड़ा कारण है भैया हेल्थ फैसिलिटी का इंप्रूवमेंट हो रहा, उसके कारण सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में राइज देखने को मिलता है। चलो, तो एक रिपोर्ट में भी ये भी मालूम चल गया था, जब मालूम किया गया था कि जब 2001 में जब रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से 1.7% की दर से बढ़ रही थी। बट वहीं पास ये भी जिस तरह से ये पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उस समय ये अनुमान लगाया गया कि करीबन 33 सालों में ये अपना पॉपुलेशन जितना भी है उसका डबल होने वाला है। मतलब जितना उस समय अगर 100 करोड़ रहे होंगे तो 33 साल बाद 200 करोड़ डायरेक्ट हो जाएंगे भाई। मतलब कितनी तेजस्वी बढ़ेगी थी, कितने तेजस्वी पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्या क्या मेथड्स है जिससे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सकते हैं, पॉपुलेशन जो साइज है उसको रोक सकते हैं। पहला तो मेथड आ जाता है कि जो भी एज, मैरिज का जो एज है, मैरिजेबल एज है, उसको इंक्रीज कर देना। पहला क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग मैरिजेबल एज, इंक्रीजिंग मैरिज एज, ठीक है, मैरिज एज इंक्रीज कर देना, पहला आ जाएगा। जैसे कि गर्ल्स के लिए कितना होना चाहिए, 18 ईयर होना चाहिए, ठीक है, YEARS ईयर्स, ठीक है। बॉयज के लिए या फिर गर्ल्स के, फीमेल्स के लिए हो गया, मेल्स के लिए कितना होना चाहिए, करीबन 21 ईयर होना चाहिए। हमारे देश में तो ऐसा है और देशों में नहीं भी है, ठीक है, वहाँ करीबन 15-18 है, 15-16 है कहीं देश में। तो इसीलिए भैया इसमें प्रॉब्लम करता है, ठीक है, इसके कारण भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। तो इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, प्रॉपर एक्शन पे प्लान किया जाना चाहिए, जिसकी अगर बाल विवाह जो होता है उसको कराया जाए तो उसके ऊपर प्रॉपर एक्शन अगर लिया जाए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन साइज उसके कारण भी रुक सकती है। ये आ जाएगा पहला मेथड। दूसरा मेथड आ जाएगा कि जो भी स्मॉल फैमिलीज हैं, कपल्स विथ स्मॉल फैमिली, OUPLES, कपल्स विथ स्मॉल फैमिली should be supported, जो कपल should be given support, ठीक है। जो भी कपल, जो भी छोटे छोटे फैमिलीज के साथ जो लोग हैं, कपल्स हैं, 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड, तो उनको सोसाइटी में सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। पहला बात सपोर्ट करना चाहिए, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, लोग अपने से कम दूसरे को देख के ज्यादा सीखते हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो इसीलिए प्रॉपर जो स्मॉल फैमिलीज कपल्ड हैं उनको एज समाज में दर्जा दिया जाना चाहिए, वही है भैया, ठीक है। ये भी एक मेथड हो जाएगा। दूसरा कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल मेथड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। बर्थ, BIRTH, बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है, बर्थ कंट्रोल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आ गए, ठीक है, सर्जिकल मेथड आ गया, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन या पॉपुलेशन साइज काफ़ी हद तक डिक्रीज कर जाएगी। चलो, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना बर्थ कंट्रोल मेथड्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, उसका क्या यूज़ है। तो एक बार फटाक से इसको रब करके मैं सारा का सारा पॉइंट्स लिख देता हूँ।